सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 है। हम क्वेश्चन 11 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बेहतर होगा कि उसमें क्वेश्चन 1 से 10 तक डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए गए हैं। आप वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन 11 को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन के आंसर को करेक्टली टिक नहीं किया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही आंसर की तरफ गाइड कर रहा था। तो ये हमने कमेंट बॉक्स में जो है पिन किया था कि भाई आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए ये इंटरेक्ट करने का हमारे पास एक मौका था कि आप लोग सही आंसर बताएं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करें और फिर आंसर बताएं। बहुत सारे लोगों ने हमें उसके आंसर्स जो है वो बताए थे। मैं आज उनका आंसर बता देना चाहता हूँ। देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 7 था। जी हाँ, और इसका आंसर जो है वो रीइंफोर्समेंट टिक किया गया था, मगर सही जवाब आपको मालूम है कि रीइंफोर्समेंट नहीं है। इसका सही आंसर इसके फोल्डिंग है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्यूज़ की। गिविंग क्यूज़ टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इसके फोल्डिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। यानी बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, इंटेलिजेंस इज़ अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। जी हाँ, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शंस को डिस्कस करना। 4 ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन कह रहा है कि जो बुद्धि है वो एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है और फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये है ऑप्शन 1 का मतलब। ज़रा सोचिए, अगर इंटेलिजेंस को फिक्स मान लिया जाए तो ये इट इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड अनप्रोडक्टिव टू कीप ट्राइंग टू एजुकेट स्टूडेंट्स व्हेन दे स्ट्रगल। यानी जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें ये कहकर छोड़ दिया जाए कि भाई इंटेलिजेंस तो फिक्स होती है और अब इसके पास इतनी ही है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ टीचर्स जिन्हें रीसेंट रिसर्चेस का जो है उसके बारे में मालूम नहीं है, वो स्ट्रगल को फेलियर समझते हैं। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, भाई इस बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं यार बहुत ये नहीं कर सकता कुछ। जबकि ऐसा नहीं है। इंक्रीज्ड एफर्ट्स कैन चेंज द सक्सेस रेट। जी हाँ, हम खुद कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे हो, कोई नहीं, तुम मेहनत ज़्यादा करो, तुम एफर्ट्स ज़्यादा पुट इन करो, तो तुम अब जो कुछ कमी है उसको पूरा कर सकते हो। हम तो वैसे भी स्ट्रगल को, मिस्टेक्स को लर्निंग का हिस्सा मानते हैं, और इसीलिए हम बच्चों को स्लो ब्लूमर्स कहते हैं कि भाई ये भी चमकेंगे, ये भी ब्लूम करेंगे, लेकिन हाँ, इनका जो रेट है, गति है, वो थोड़ी धीमी है। ऑप्शन 2 देखिए, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। कह रहा है कि जो बुद्धि है उनको मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, आपको मालूम होगा एल्फ्रेड बिने का नाम आपने सुना है ना, जिन्होंने आईक्यू टेस्ट्स बनाए थे, आईक्यू टेस्ट बनाया था, और उन्होंने इसके माध्यम से जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के माध्यम से इंटेलिजेंस को मेज़र करने की कोशिश की थी। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें लैंग्वेज का जो है वो रोल नहीं है। इनके टेस्ट में लिखने पढ़ने का कोई जो लैंग्वेज से, भाषा से संबंधित जो फैक्टर्स हैं, उनका बहुत कम रोल है, बहुत कम जो है वो वेटेज उनको दिया गया है। इसीलिए क्रिटिसिज्म होता रहा है, आज तक हो रहा है कि आईक्यू टेस्ट से हम एक बच्चे की पूरी इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं कर सकते। तो ये बात भी जो है वो रिसेंट रिसर्चेज में मानी नहीं जाती कि इंटेलिजेंस को जो है वो एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मानकीकृत परीक्षण होते हैं, वो क्या करते हैं, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को तवज्जो नहीं देते, वो उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए जाते। इसी को स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं कि एक टेस्ट बना दिया गया, अब इसको सारी की सारी पॉपुलेशन पर करा दो, और इस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं किया जा सकता। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए अफ्रीका में या कोई और जगह रहने वाला जिनकी ज़िंदगी जो है वो फॉरेस्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, उनके यहाँ हर्ब्स की, जड़ी बूटियों की नॉलेज जिस शख्स के पास हो, जिस बंदे के पास हो, उसे इंटेलिजेंट माना जाएगा। लेकिन वहीं वेस्टर्न सोसाइटी में हो सकता है कि उसकी उस नॉलेज की कोई वैल्यू ना हो। तो ऐसे इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग हुआ करती है, इसीलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है।
थर्ड ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। देखिए ये भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये इंटेलिजेंस को स्पीयरमैन ने, आपको मालूम है स्पीयरमैन ने और उससे पहले बिने ने भी इंटेलिजेंस को जी फैक्टर यानी एक ही फैक्टर बताकर, जनरल फैक्टर बताकर लिमिट करने की कोशिश की थी कि इंटेलिजेंस जो है वो यूनिटरी फैक्टर है, अकेला फैक्टर है, एक एकात्मक कारक है, और यानी इसको जो है बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ इसमें शामिल नहीं है, बल्कि एक जनरल एबिलिटी है जो सब में कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी, ये भी जो आजकल की रिसर्चेज हैं उसमें ये फिट नहीं बैठता है, और इनको इनकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी इन थियरीज़ की नहीं है। और हम जानते हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थियरी है वो हम ऑप्शन 4 में हमें नज़र आएगी, जो कि गार्डनर, जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, ऑप्शन 4 उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़, यानी बुद्धि जो है ना वो बहुआयामी है। देखिए, हो सकता है बच्चे में जनरल फैक्टर यानी एक जनरल एबिलिटीज़ होती हैं जो हर बच्चे में सामान्य तौर पर हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसा एरिया, एक दो तीन, फॉर एग्जांपल लॉजिक और मैथमेटिकल यानी मैथ्स में या लॉजिक में बच्चा बहुत ज़्यादा मास्टर है, हो सकता है वो बाकी की एबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा मास्टर ना हो। या इसी तरह हो सकता है वो जो है वो स्पेशियल जो इंटेलिजेंस है उसमें स्थान से जिसका ताल्लुक़ है, संबंध है, उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हो, और दूसरे एरियाज़ में वो इतना जो है बहुत ज़्यादा कुशल ना हो। तो इस तरह जो सबसे सही जो आजकल की एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वो यही है कि इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल, ये बहुआयामी है। एक आयाम में आप इसको सीमित नहीं कर सकते, एक डायमेंशन में, एक कारक में आप इसको सीमित नहीं कर सकते, बल्कि ये कई सारे कारकों को, कई सारे आयामों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12, रूही हमेशा समस्या के एक अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? देखिए ज़रा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चंस में जब भी टर्मिनोलॉजीज़ आएँ तो आपको उनको फ़ौरन अंडरलाइन करके उन पर फोकस करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की। यानी रूही है वो हमेशा कोई प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो वो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचती है। वो अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को किसी एक सॉल्यूशन पर रोक नहीं देती है, बल्कि वो कई सारे फैक्टर्स पर गौर करती है। कई सारे वो ये मानती है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन 2 से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकर, जो कन्वर्जेंट थिंकर है यानी अभिसारिक विचारक। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग से ही थिंकर बना है, वैसा सोचने वाला। ये जो टर्म थी कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसको देने वाले थे गिलफर्ड। जी हाँ, गिलफर्ड ने जो कन्वर्जेंट थिंकिंग और इसका अपोजिट डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन दोनों के बारे में जो है अपनी थ्योरी में हमें बताया है। देखिए हमें इन दोनों ही थिंकिंग की ज़रूरत होती है। जो चिंतन के दो प्रकार हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हमें इन दोनों की ज़रूरत होती है। मैं एक एग्जांपल से बात को समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में अगर जनरली बात करूँ तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल MCQ हैं, क्विज़ हैं, स्पेलिंग टेस्ट हैं। इनमें देखिए एक ही आंसर दुरुस्त हो सकता है, एक ही आंसर 100% करेक्ट हो सकता है, कोई दूसरा आंसर सही नहीं हो सकता। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग ना हमें लीड करती है एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेट आंसर की तरफ। वो जो एक ही आंसर ठीक है ना, उसकी तरफ हमें बढ़ाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसीलिए जैसा मैंने कहा, हमें दोनों थिंकिंग की ज़रूरत होती है। और जब दूसरी तरफ हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, उस वक्त हमें ज़रूरत होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग की, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की, या खुलकर सोचने की, कि जहां हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को देख रहे होते हैं। हम अपने चिंतन के जो दायरा है उसको सीमित नहीं करते एक ही ऑप्शन की तरफ। तो अब इस सवाल का जवाब देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है या जो कन्वर्जेंट थिंकर होता है, वो एक ही आंसर देख रहा होता है, एक ही आंसर की तलाश करता है जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिजिड थिंकर।
यानी अनम्य विचारक। देखिए, लचीलापन का जो अपोजिट है फ्लेक्सिबिलिटी का, वो रिजिड है, जो मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड हो, सख्त हो। जब एक इंडिविजुअल अल्टरनेटिव्स को कंसिडर कर पाने में सक्षम नहीं होता, ऐसे थिंकर्स जो हैं वो अपने प्री कंसेप्शन से चिपके रहते हैं। यानी वो जिस तरह एक काम को करते आए हैं उसी तरह करने की कोशिश करते हैं और किसी भी इनोवेशन से घबराते हैं। ऐसे लोग रिजिड थिंकर्स होते हैं। इनकी थिंकिंग बहुत रिजिड होती है, काम को एक ही घिसे पिटे तरीके से, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्हें करना आता है ना, बस उसी तरीके से करेंगे। वो कुछ नया ट्राई करना नहीं चाहते, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि कहीं ऐसा किया तो कुछ गलत ना हो जाए। तो ये इस सवाल का जवाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। नंबर 4, ईगो सेंट्रिक थिंकर। ईगो सेंट्रिक यानी आत्म केंद्रिक विचारक, जिसका जो विचार का केंद्र है वो खुद है। आपको यहाँ प्याजे का नाम याद आ गया होगा, जिन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो 2 साल के बाद से 7 साल तक के बच्चे हैं, प्री ऑपरेशनल जिन है ना, जो 2 साल से 7 साल के बच्चे हैं, जिनमें ईगो सेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रन होता है। ये सेल्फिशनेस नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, नहीं, बल्कि ये है कि वो जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो दूसरों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं कर पाते, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा अपने फादर को परेशान देख रहा है, वो देख रहा है बहुत टेंशन में है, तो वो अपना एक फेवरेट खिलौना निकाल कर लाता है और पापा को कह दे देता है, ये सोचकर कि हो सकता है जैसे मैं खिलौना पाकर, अपना फेवरेट टॉय पाकर खुश हो जाता हूँ, मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, हो सकता है पापा की भी जो टेंशन है वो इस तरह दूर हो जाए। तो ये ईगो सेंट्रिज्म या ये ईगो सेंट्रिक थिंकर ऐसे होते हैं जो दूसरों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं कर पाते। दूसरे क्या सोचते हैं इसी प्रॉब्लम के बारे में या इस कंडीशन के बारे में, इस बात को वो कंसिडर नहीं कर पाते। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्रिएटिव थिंकर। देखिए, क्रिएटिव थिंकर कहें या डाइवर्जेंट थिंकर कहें, जो हम ये मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस को जो एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है, और ओरिजिनलिटी, दूसरी बात जो क्रिएटिविटी की विशेषता है कि हम क्रिएटिविटी में मौलिक समाधान ढूंढते हैं। क्रिएटिविटी मौलिकता की बात करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है कि आप एक ही दायरे तक सीमित ना हो जाएं। लिमिटलेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो उनको खुले जहन से ना सबके बारे में सोचकर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग या ये क्रिएटिव थिंकर का काम होता है। तो इसका आंसर है क्रिएटिव थिंकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी जो एक ग्रुप है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जिसका सोशियो कल्चरल या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बड़ा कमज़ोर है, वो हो सकता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, है ना, तो कुल मिलाकर ये है कि वो डिप्राइव्ड है। तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसके लेस पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे कि एक बच्चा है जो बहुत कम हिस्सा लेता है, बहुत कम भाग लेता है क्लासरूम में होने वाली गतिविधियों में। ऑप्शंस पर गौर करते हैं, आप शायद इसका आसानी से जवाब देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। देखिए, सीटेट के कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ ऑप्शंस पढ़ेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता ना, आप रीजनिंग की बुनियाद पर, आप कॉमन सेंस की बुनियाद पर, अपनी प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन तो हरगिज़ दुरुस्त नहीं हो सकता, आप उसको स्कूल छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं। दूसरा, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, आप इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लें। ये तो एक टीचर को शोभा नहीं देता कि वो, क्योंकि उसको तो सारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी मिली है। थर्ड है कि अपनी उम्मीदों को ही कम कर दो ऐसे स्टूडेंट से कि यार मैंने ना अपना स्टैंडर्ड ही कम कर लिया, इन स्टूडेंट से मुझे उम्मीद ही नहीं है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जितना कर रहे हैं मुझे इतनी ही उम्मीद है इनसे। एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग, अपनी शिक्षण पद्धति पर खुद विचार करें और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ये देखना कि मैं क्लास में क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, ये है रिफ्लेक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेलुएशन। ये ना एक साधन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, अपने आप को सुधारने का। और एक अच्छे अध्यापक में ये रिफ्लेक्शन जो है या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक अच्छा अध्यापक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो रोज़ाना अपनी टीचिंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद ना बहुत ज़्यादा
आत्ममंथन करता है, आत्मचिंतन करता है कि मैंने आज जो किया उसका कक्षा में क्या असर पड़ा, कितना वेटेज, कितना आउटकम मुझे मिला है, मैं जो सोच कर आया था, जो प्लान करके आया था, उसमें से मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, ये सब देखता है एक अच्छे अध्यापक। क्वेश्चन 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, यानी जो इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन प्लान है, क्या उनको ऑप्शन 1 तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 2 कभी कभी तैयार कर ले, ऑप्शन 3 सक्रिय रूप से तैयार करे, ऑप्शन 4 तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, यानी उसको तैयार करने की तरफ उसका रुझान नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी क्लासरूम्स क्या होते हैं, उसको जिक्र करते हैं थोड़ा सा। देखिए ऐसा क्लासरूम जहाँ स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स, यानी जिन्हें हम कॉमन स्टूडेंट्स कहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, कुछ स्पेशल नीड्स हैं, जहाँ वो दोनों एक साथ पढ़ते हो ना जिस क्लासरूम में, वो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। और जहाँ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स हों, उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं कि ये इन बच्चों के लिए अलग स्कूल्स हैं, ये जनरल स्कूल्स में, साधारण स्कूलों में, विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते, वो सेग्रीगेशन होता है। ये इंक्लूज़न होता है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ें जहाँ जिन्हें हम नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं वो पढ़ते हैं। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को, लेकिन आपने इंक्लूसिव क्लासरूम के नाम पर आपने उन बच्चों को साधारण बच्चों में बिठा दिया और आप इनकी स्पेशल नीड्स की तरफ कोई ध्यान ना दें, तो क्या इस क्लासरूम में बैठने का इनको कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि हो सकता है जो आपने 4 या 5, 6 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, किसी को मान लीजिए रीडिंग में प्रॉब्लम है, उसको डिसलेक्सिया है, किसी को डिसकैल्कुलिया है, या किसी को और एडीडी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, इस तरह की कुछ स्पेशल नीड्स हैं। तो अगर आप उनके लिए स्पेशली कुछ डिज़ाइन नहीं करेंगे तो उन क्लासरूम में बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन एजुकेशन प्लान होता है, ये आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ना, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे मेरे क्लासरूम में स्पेशल नीड्स वाले हैं। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं जो दूसरे बच्चों से अलग हैं, एवरेज स्टूडेंट से अलग हैं, फिर आप उनको स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करने के बाद आप हर बच्चे के लिए, जी हाँ, विशिष्ट हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल लेवल पर उतरकर हर बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप अलग से एजुकेशनल प्लान बनाते हैं कि मैं इस बच्चे को जो है, इस बच्चे के लिए ये मेरा प्लान है, इस बच्चे के लिए ये है, और ये बिल्कुल इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप है। जब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा। तो इसका आंसर आपको पता लगे, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यानी सक्रिय रूप से उसे ये तैयार करना चाहिए, तभी समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, वो कामयाब हो पाएगी। आगे देखते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, कई बार पूछ लिया गया है कि डिसलेक्सिया के बच्चों में जो एक सामान्य प्राथमिक लक्षण है वो क्या होता है। हिंदी में जो इसको पठन वैफल्य, सफलता का जो अपोजिट विलोम इस्तेमाल किया गया, इससे अंदाज़ा आपको हो रहा है, पठन यानी रीडिंग और वैफल्य यानी रीडिंग में नाकामयाबी, तो आपको सीधा सीधा जो है वो ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएगा मुझे लगता है। लेकिन हम थोड़ा और ऑप्शंस को भी, हमारी आदत है, तरीका यही है कि हम सारे ऑप्शंस को जो हमें ज़रूरी लगते हैं उनका हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स यानी एडीडी। देखिए ये जो एडीडी है, ये एक ऑफिशियल टर्म जो इसकी है, जिस डिसऑर्डर का ये हिस्सा है, वो एडीएचडी है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ, इसमें इसके तहत, इसके अंदर आता है एडीडी। हम सिर्फ एडीडी को अभी बता रहे हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये डिसऑर्डर होता है, आप उनको देखेंगे या तो आपको वो बोर्ड या डिसइंटरेस्टेड नज़र आ सकते हैं, आपको लगेगा कि दे अपीयर बोर्ड या डिसइंटरेस्टेड, या फिर ये बच्चे जो हैं वो स्लो पेस पर, यानी धीमी रफ्तार से आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। इनका काम जो है कई बार इनकम्प्लीट रह जाता है, इनकी चीज़ें खो जाती हैं और ये आकर बताते हैं, सर मैडम ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी पेंसिल खो गई थी या मेरी रेज़र खो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो इन सारी आदतों की वजह से ना हमें ये बच्चे ऐसे लगते हैं कि यार इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो अटेंशन को, जिनके पास अटेंशन डेफिसिट, यानी जो इनअटेंटिव रहते हैं क्लासरूम में, और ये इसीलिए इनकी स्पेशल नीड्स हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल प्लान्स की
ज़रूरत होती है। जो सेकंड ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, ये तो डिसलेक्सिया ऑलरेडी एक डिसऑर्डर है, तो उसमें ये क्रिएटिव थिंकिंग या फ्लुएंसी पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है धारा प्रवाहिता तो हो ही नहीं सकती है। फोर्थ ऑप्शन देखिए इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, यानी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। जी हाँ, लोकोमोटर एक्शंस यानी फिजिकल एक्शंस जैसे जंपिंग है, स्किपिंग है, बार बार हाथ हिलाया जा रहा है, एक ही तरह के एक्शंस को रिपीट कर रहा है। देखिए इसका जो संबंध है ना वो ऑटिज़म से है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है एक, ये एक आप इसे मेंटल डिसीज़, मानसिक बीमारी कह सकते हैं, एक परेशानी है कि जो नर्वस सिस्टम पर जिसका असर पड़ता है। ये जो इस बीमारी से, इस परेशानी से अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप में गुम रहते हैं। जी हाँ, दूसरी बात होती है कि ये कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन में इन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, और अफसोस की बात यह है कि ये डिसऑर्डर जो है वो क्यूरेबल नहीं माना जाता, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट जो है वो मदद कर सकता है इन बच्चों की, तो हम ट्रीटमेंट ही देने की कोशिश की जाती है। ये ऑटिज़म जो जिन लोगों को होता है, जिन बच्चों को होता है, वो कुछ एक्शंस है जिनको, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये लोकोमोटर एक्शंस को रिपीट करते हैं, ये एक ही एक्शंस को बार बार दोहराते हैं, अपने आप में गुम रहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको नज़र आ गया है कि इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। जी हाँ, जो धारा प्रवाह से पढ़ने की अक्षमता है वो डिसलेक्सिया, इसे लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बच्चा रीडिंग डिफ़िकल्टी का सामना करता है। देखिए ये डिसऑर्डर ना दिमाग के उन एरियाज़ को प्रभावित करता है जिनका संबंध भाषा प्रक्रिया से होता है। लैंग्वेज को प्रोसेस करने का जिन ब्रेन के एरियाज़ का काम है ना, ये डिसऑर्डर वहाँ जाके अफेक्ट करता है। और ये जो डिसलेक्सिया अफेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ये अपने पीयर ग्रुप के और बच्चों की तरह स्मार्ट हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है इनका आईक्यू कम होता है, ये नाकारा होते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। ये औरों की तरह स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन रीडिंग डिफ़िकल्टी की वजह से स्पेलिंग में और लिखने में इन्हें कई सारी दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं। कई बार इस वजह से ये जो है वो और बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्वेश्चन 16 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज़ बेस्ड ऑन, यानी जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है जो 2009 राइट टू एजुकेशन में डाली गई है, और जिसके बारे में जो है, जिस अवधारणा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में, तो वो किस पर आधारित है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है द बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका इंक्लूसिव एजुकेशन से ख़ासा संबंध नज़र नहीं आता। वो तो कंडीशनिंग की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, और लेकिन समावेशी शिक्षा जो है वो उस पर बेस्ड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबल्ड, यानी जो अशक्त बच्चे हैं उनके प्रति सहानुभूति, जो सहानुभूतिक अभिवृत्ति, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ हम उनको सहानुभूति से नहीं देखते। और जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स भी उसी क्लासरूम में पढ़ें जहां सब पढ़ते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपने ढांचे में वो परिवर्तन लेकर आए, मॉडिफिकेशन लेकर आए, जिससे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, चाहे वो एकेडमिक मॉडिफिकेशंस हों, चाहे वो मेथडोलॉजी की मॉडिफिकेशंस हों। यानी हर प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन में जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वो इंस्टीट्यूशन पर आती है, ना कि बच्चे पर। तो ये सिंपैथेटिक एटीट्यूड वाली बात नहीं है। नंबर 4 पहले देख लेते हैं, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके, यानी इन बच्चों को मुख्य धारा में लेकर आना। ये मकसद भी नहीं है, ना ही ये अवधारणा इसके पीछे काम करती है। मेन स्ट्रीमिंग किसे कहते हैं? मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, वो अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लेकर आएँ कि वो जो जनरल, जो सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान्य ढांचा है, सामान्य स्कूल हैं, सामान्य विद्यालय हैं, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें। एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो हम उनके साथ कुछ ऐसा, उनको कुछ ऐसी स्किल सिखा देते हैं, या कुछ ऐसा परिवर्तन उनके अंदर लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो मुख्य धारा में आ सकें, औरों के साथ, औरों के जैसे तैसे चल सकें। तो ये भी अवधारणा इसके पीछे काम नहीं करती है। मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन में एक फ़र्क है। यही फ़र्क है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव क्लासरूम्स में जो ओनर
ओनस, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंस्टीट्यूशन की होती है। और मेन स्ट्रीमिंग में जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है, असिस्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दी जाती है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी, भार जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, कि वो अपने आप को मॉडिफाई करें और मुख्य धारा में जैसी मुख्य धारा चल रही है उसके साथ वैसा ही चलें। तो इसका जो आंसर है वो ये, आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखें कि ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ बोलता है। ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो सारे इंसानों को एक निगाह से देखता है और कहता है कि नहीं भाई, इन बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए ये अधिकार आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इसका सही जवाब यही है। आगे चलते हैं। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज़ प्राइमरीली, यानी जो संरचनावादी ढांचा है उसमें जो अधिगम है वो प्राथमिक रूप से कैसा होता है? ए, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। ये ऑप्शन तो पढ़ते ही आप काट देंगे। रोट मेमोराइजेशन, यंत्र की तरह याद कर लो, ये इसको तो कोई भी अध्यापक आजकल सही नहीं बता सकता। तो दूसरा ऑप्शन है सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट। थर्ड ऑप्शन एक्वायर्ड थ्रो कंडीशनिंग। ज़रा बताइए इन दोनों का जो संबंध किससे है? जी हाँ, अगर आप पहुंच पाए हैं, इन दोनों का संबंध बिहेवियरिज्म से है। व्यवहारवादी जो विचारधारा है साइकोलॉजी में, इन दोनों का संबंध ऑप्शन 2 और 3 का दोनों उसी से है। कंडीशनिंग क्लासिकल भी हो सकती है, शास्त्रीय भी, और ऑपरेंट यानी सक्रिय भी। और रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन जो है वो भी जो है वो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन ऑपरेंट कंडीशनिंग का हिस्सा है। तो जो बिहेवियरिज्म स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका तो हमने बताया था कि उनका मानना तो ये था कि बच्चा तो ब्लैंक स्लेट है पैदाइश के वक्त, और उसको जैसा स्टिमुलस दो या जैसा रीइंफोर्समेंट दो उसको वैसा करा लो, वो तो रिस्पॉन्ड करने वाली मशीन है। जैसे एक डॉगी है, उससे कैसा भी रिस्पॉन्स ले लो। तो कंस्ट्रक्टिविज़म तो यूँ कहता है, पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, इस फ्रेमवर्क को भी मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज़म तो ये कहता है कि भाई बच्चे जो हैं वो तो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, और कंस्ट्रक्टिविज़म ये भी कहता है कि नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसकी तो संरचना की जाती है, वो इनेट नहीं है, जन्मजात नहीं है, वो ये निष्क्रिय रूप से एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया नहीं है कि एक बालक है, वो एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है, उसके अंदर ठूस दो, भर दो। तो लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क वाले लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें हम कई सारे साइकोलॉजिस्ट, मेनली 3 का नाम ले सकते हैं, पियाजे है, ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर, और तीसरा नाम बिल्कुल सही वाइगोट्स्की है। तो कंस्ट्रक्टिविज़म जो है, इन तीनों का संबंध जो है थोड़े थोड़े अंतर के साथ कंस्ट्रक्टिविज़म से है। ये तो ये मानते हैं कि जैसा मैंने कहा कि नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड रादर देन इनेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बालक की एक्टिव रूप से उसकी सक्रिय भूमिका रहती है। ये पैसिव नहीं है, निष्क्रिय प्रोसेस नहीं है, बच्चा एम्प्टी वेसल नहीं है, खाली बर्तन नहीं है। और तीसरी सबसे अहम कि ये इसमें मीनिंग मेकिंग है, यानी हर बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब उसके सामने कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उसको प्रोसेस करता है, उससे मीनिंग बनाता है, मीनिंग निकालता है अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, बेस्ड अपॉन हिज और हर एक्सपीरियंसेस। तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म है। तो अब दोबारा से आप ऑप्शन देख लीजिए। मैंने जैसे कहा ऑप्शन 2 और 3 का जो संबंध है वो बिहेवियरिज्म से है। और व्यवहारवादियों का मानना ये हरगिज़ नहीं है कि लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। वो तो उसको बच्चे को एम्प्टी वेसल मानते हैं और लर्निंग को पैसिव व्यू से देखते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो इसका सही जवाब है कि फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जी हाँ, ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन 18, नाइव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेनन। अब ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इतना जान लें कि नाइव एडजेक्टिव है। अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो नाइव हम उस पर्सन को कहेंगे जिससे ज़िंदगी के बारे में इनफ एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, और जो क्रेडुलस हो, यानी बहुत आसानी से किसी की भी बात मान लेता हो। बच्चों के संदर्भ में हम देखें तो 3, 4, 5 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अपने कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ धारणाएं, कुछ
थियरीज़ अपनी उनकी बनाई हुई होती हैं जो जिसमें कोई विज़डम नहीं होता, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और दूसरी बात होती है उनको कोई भी कुछ बता दे, सूरज के बारे में कुछ बता दिया, चाँद के बारे में कुछ बना कर बता दिया, बहुत मशहूर बात मान लीजिए कि चाँद जो है वो पनीर से बना है, या मरने के बाद जो है इंसान वो तारे में चेंज हो जाता है, तारा बन जाता है। इस तरह की बातें वो मान लेते हैं। तो इस तरह की कुछ धारणाएँ होती हैं बच्चों की। तो उनको उनके बारे में क्या करना चाहिए एक अध्यापक को? अब ऑप्शन पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूँ कि शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपिटेटिव मेमोराइजेशन, यानी बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। देखिए, ये तो इसमें आपको ठीक लगेगा, पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार ये तो पॉजिटिव है, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन, यानी सही के द्वारा उसको बदल दें। लेकिन जैसे आप देखेंगे रिपिटेटिव मेमोराइजेशन की बात आ जाएगी तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि नहीं, ये बात तो गलत है। रिपिटेटिव मेमोराइजेशन का सहारा तो लेना ही नहीं है। तो ऑप्शन फोर ही इसका सही जवाब है कि शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस। आप प्रतिकूल प्रमाण दीजिए, बच्चे को खुद सोचने पर मजबूर कीजिए, उदाहरण दीजिए, ताकि उसकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग भी थोड़ी डेवलप हो, संज्ञानात्मक विकास भी हो, चीज़ों के बारे में वो सोच सके। आगे देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं? चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब समझ लीजिए, यानी जिसके सेंटर में एक बच्चा हो, यानी एक ऐसी पेडागोजी, यानी इस तरह की लेसन प्लानिंग के जिसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका केंद्र एक बच्चा हो, अध्यापक ना हो, ना ही विषय वस्तु हो। अब आप ऑप्शन देखिए ज़रा। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर पूरा का पूरा लेसन प्लान, पूरी की पूरी क्लासरूम टीचिंग बस किताब को आधार बनाकर कर दी जाए। मैंने अभी बताया ये तो टेक्स्ट बुक बेस्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड पेडागोजी हो गई। सेकंड ऑप्शन, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। आगे बढ़ते हैं अभी ज़रा। रोट मेमोराइजेशन, फिर से देखिए, अब फ़ौरन आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन भी बड़ी आसानी से कि लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी या योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे सकता है। आप जाने, एक टीचर जानता हो, सिर्फ टीचर जानता हो, या वो पेरेंट्स के साथ इसको पॉजिटिवली डिस्कस कर सकता हो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस तरह लेबलिंग और कैटेगराइजेशन बिल्कुल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो ऑप्शन बचता है कि जो छात्र के अनुभव हैं, बच्चों के अनुभव हैं, तो उनको प्राथमिकता देंगे, तभी तो आपका जो शिक्षा है, आपकी अधिगम प्रक्रिया है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनेगी। आप देखिए, हर बच्चा जो है यूनिक है, हर बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, सोशियो कॉन्टेक्स्ट जो है उसका, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, सामाजिक जो पृष्ठभूमि है सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की हो सकता है एक जैसी हो, मिलती जुलती हो, लेकिन हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि औरों से बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो जब तक आप उसके एक्सपीरियंसेस को क्लासरूम में शेयर नहीं करेंगे तब तक आप चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग नहीं करा सकेंगे। आप चाहें कि सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंसेस इन्हें बता दूं, जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूं बस उसको ध्यान में रखते हुए, या जो मेरे 4-5 ये फेवरेट स्टूडेंट्स हैं बस ये जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स शेयर कर लूँ। हो सकता है बच्चे कल्चरल डाइवर्सिटी हो, तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि हम उस डाइवर्सिटी को जो है वो प्रमोट करें, हर बच्चे को लगे कि हाँ क्लासरूम में उसकी अहमियत है, वैल्यू है, और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर किया जाए, उनको भी जगह दी जाए। इसी तरह आपकी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी बनेगी। तो इसका सही जवाब यही ऑप्शन 2 है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, यानी जो संवेग और संज्ञान है उनमें एक दूसरे में क्या संबंध है? ऑप्शन 1, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऑप्शन 1 ये कहता है कि दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका मतलब है स्वतंत्र हैं, यानी संवेग का कार्य अलग चलता रहता है और संज्ञान का कार्य अपना अलग चलता है। इन दोनों में कोई ना टकराव आता है, ना ही किसी तरह का कोई संबंध आता है। चौथा ऑप्शन, नॉट रिलेटेड टू, ये भी तीनों ऑप्शन देखिए ज़्यादातर मिलते जुलते ही हैं, ये 1 2 3 बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक ऑप्शन बचता है इंटरवोवन विथ, सन्निहित, यानी दोनों एक दूसरे में बुने हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हिस्टोरिकली इमोशन और कॉग्निशन को सेपरेट माना जाता था। जी हाँ, कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ऐसा माना जाता था, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन पिछले 2-3 डिकेड्स में, 20-30 सालों में जो कुछ स्टडीज़ सामने आई हैं उनका इशारा यही है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं।
यानी कॉग्निशन के ज़रिए इमोशंस को स्टेबल किया जा सकता है और इमोशंस के ज़रिए से कॉग्निशंस को भी बैलेंस किया जा सकता है। जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग यानी जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोराइजेशन है, मेमोरी है आपकी, और जिनका संबंध आपका मानसिकता से है या हम कहें कि दिमाग से है। और तो इन दोनों में जो है वो संबंध है इस तरह का कि दोनों सन्निहित हैं, एक दूसरे में बुने हुए हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत कुछ आज डिस्कस हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और जब हम सेपरेटली सारी थियरीज़ को एक एक करके करते जाएंगे तब आपको ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी फ़िलहाल आपको ये दिखाना ज़्यादा मकसद ये है कि आप ये देख सकें कि क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व किस तरह करना है। थैंक यू।